हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफर सीधी कैसे सीधी बात। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ने का कारण ये है कि कई बार आपके पेपर में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध का, आपको 1939 से लेकर 1945 के बीच, इस दौरान क्या होती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उनको भी उनकी भी क्या होती है, स्थापना किया जाता है, जो कि स्टैटिक वाले पोर्शन में आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इस कारण देखिए, आज की क्लास को हम लोग इसी को आज की क्लास में हम लोग आज, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण है, और तो द्वितीय विश्व हुआ क्यों, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो लड़ाई झगड़े हुए है ना, उसके बाद उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो भूमिका थी किस प्रकार रही, और किस प्रकार हमारे ये इस विश्व युद्ध का प्रभाव हमें भारत और भारतीयों पर पड़ा, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो कुछ प्रमुख कारण यहाँ पे हैं, जिसमें एक है वर्साई की जो संधि हुई। देखिए, वर्साई की संधि हुई है ना। संधि कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है ना, जिसमें क्या होता है, दोनों देशों के बीच क्या होती है, सहमति। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान की यह अपनी शर्तें हैं, और अमेरिका जो है अपनी शर्तों पर क्या होता है, युद्ध को रुकवाना चाहता है ना। तो दोनों रुकवाने का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है, जिसमें दोनों की शर्तें को मानने का एक दूसरे का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा साइन किया जाता है ना। तो वही क्या होती है, संधि होती है। उसी प्रकार की संधि उस समय कौन सी, तो वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें एक तरफा संधि आपको देखने को मिलता है, इसी कारण इसको कठोर संधि देखने को कहने का मतलब इसमें एक जो है विशेष है ना, उसको क्या तो बहुत ज्यादा अपनी मनमौजी के हिसाब से वो शर्तें रखता है और उसको मनवाने की वो कोशिश करता है ना। तो इसी कारण देखिए, जर्मनी पर क्या तो भारी भारी आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर, तो जर्मनी पर। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण में से एक है। और उसी दौरान क्या को देखने को मिलता है, तानाशाहों का उदय, है ना। तानाशाहों का उदय देखने को मिलता है, जिसमें हिटलर जो है, ये नाजीवाद के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। और मुसोलिनी, याद रखिएगा, फांसीवाद के प्रमुख होते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर आप देख पाएंगे तो राष्ट्र संघ की जो विफलता है, जो राष्ट्र संघ बनाया गया था, है ना, जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था कि भविष्य में जो युद्ध होंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उनको क्या तो होने नहीं देना है, उनको रोकना है ना। तो ये जो आक्रामक देश और को जो युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने में क्या हुए, अक्षम हुए। ये भी एक प्रमुख कारण है। साथ ही जो साम्राज्य विस्तार है ना, साम्राज्यवाद, इसकी भी क्या हो गई कि लड़ाई करना है, युद्ध युद्ध जीतना है, सामने वाले को हराना है, और वहां की जो जमीन है ना, वहां की जमीन में और वहां पे जो आर्थिक लाभ मिलेंगे किसी दूसरे देश पराजित से, उस पर क्या तो कब्जा करना है। तो इस प्रकार की नीति, जैसे जापान की, है ना, मंचूरिया और इटली की थी, इथियोपिया का विस्तार, ये भी एक क्या तो प्रमुख कारण आपको देखने को मिलता है। साथ ही तुष्टीकरण की जो नीति है ना, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी, हाँ, को छूट जो दिया गया था, वो भी एक क्या है तो प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आपको देखने को मिलता है ना। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा। ठीक है जी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और जो तत्कालिक कारण आपको याद रखिएगा, जो ये अक्सर आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर जो आक्रमण होता है ना। ठीक है। तो आपको याद रखना है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा जो पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है, वही त्वरित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख तत्कालिक कारण बनता है। जैसे ही आक्रमण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, इस तरीके से समझिएगा। या जैसे ही आक्रमण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की जो नींव है वो रख दी जाती है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग जब घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 1939 जो तत्कालिक कारण था, पोलैंड पर क्या तो युद्ध शुरू कर दिया जाता है। 1940 में ब्रिटेन का युद्ध, आपको हवाई हमले भी किए जाते हैं। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला होता है, और पर्ल हार्बर जो है, हमला होते ही अमेरिका भी इस युद्ध में क्या तो कूद पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 1944 में देखेंगे डी डे, मित्र राष्ट्रों का फ्रांस में प्रवेश। ये भी क्या तो इस तरीके से ब्रिटिश युद्ध की जो है चीजें आगे बढ़ती है। और 1945 में फाइनली जब ब्रिटिश युद्ध समाप्त होता है, उसके पहले जो विध्वंस होता है, जिसमें जर्मनी का क्या तो आत्मसमर्पण हो जाता है ना। जर्मनी क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देता है। साथ ही जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या तो परमाणु बम गिराया जाता है। और परमाणु बम गिराने के बाद 2 सितंबर को जापान के द्वारा क्या तो आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध क्या तो समाप्त हो जाता है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको देखना है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था बनाया गया, है ना, जिसको क्या तो लीग ऑफ नेशन कहते हैं। और उसके बाद जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उस युद्ध भविष्य में इस तरीके का कोई विध्वंसकर युद्ध ना हो,
इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या तो गठन किया गया। तो वही मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको गठन किया गया और यूएनओ को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन किया। लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में देखने को मिलता है। लीग ऑफ नेशन में वेटो पावर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं थी। इसका मतलब क्या है, शक्तिशाली देशों के पास कोई भी विशेष वेटो पावर नहीं था, जबकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्थायी सदस्यों के पास वेटो पावर की क्या तो शक्ति है। अब लीग ऑफ नेशन की सैन्य व्यवस्था देखें तो शांति भंग करने वाले के खिलाफ कोई सैन्य शक्ति ये नहीं कर सकती थी, इतनी इनके पास क्या तो पावर या है ना क्षमता नहीं थी। लेकिन यूएनओ के पास सैन्य कार्रवाई का प्रावधान है, शांति है ना, शांति सेना ये क्या होते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन के जो शांति सेना जो होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, इस सेंसिटिव एरिया में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, है ना। उस सेंसिटिव एरिया में शांति सेना अलग अलग, है ना, दुनिया के सभी अलग अलग देशों की जो सेना है उनको मिलाकर क्या तो शांति सेना बनाई जा गई है। ठीक है, या ऐसा कहें दुनिया के अलग अलग देशों के सैनिकों को मिलाकर एक ऐसी, ठीक है, सेना का गठन किया गया है जिनका काम काम क्या है तो शांति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार की युद्ध या अग्रेशन की स्थिति में, है ना, आक्रामक की स्थिति में क्या तो शांतिपूर्वक उन सब चीजों को सुलझाना। ठीक है, अगला देखते हैं तो लीग ऑफ नेशन में तीन प्रमुख संस्था आपको या अंग आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें असेंबली, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार यूनाइटेड नेशन के 5 जो अलग अंग होते हैं, जैसे जी है ना, एससी, सेक्रेटरीट, आईसीजे और इकोसॉक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसको लेके अभी टेंशन नहीं लेने आप। जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा तो मैं ये सारी चीज जी एस सी, है ना, सेक्रेटरीट, आईसीजी, इकोसॉक, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसमें हमारे भारत की क्या भूमिका रही, है ना, और भारत पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना, है ना, 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने इसमें क्या तो हिस्सा लिया, ये आपको याद रखिएगा। उस समय भी, है ना, इतिहास की सबसे बड़ी, है ना, स्वयं की सेवक क्या तो सेना थी। स्वयं सेवक संस्था मतलब स्वयं सेवक सेना कहने का मतलब हमारी पास ऐसी सेना थी, है ना, जो स्वयं की इच्छा से एक सेवा भाव के रूप में क्या हुए तो शामिल हुए, है ना। और याद रखिए, एशिया में विशेषकर चीन और बर्मा में मित्र राष्ट्रों के लिए प्रमुख रसद और प्रशिक्षण केंद्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या तो स्थापित किया गया। साथ ही खाद्यान्न जो खाद्य वस्तुएं हैं, कच्चे माल और हथियार की भारी आपूर्ति भी, है ना, भारत के द्वारा क्या तो किया गया। ठीक है, अब याद रखिएगा, युद्ध की नीति के कारण 1943 का बंगाल में अकाल हुआ, जिसमें 30 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो नीति आई उसके फलस्वरूप 1943 में बंगाल में क्या हुआ, बहुत सूखा पड़ा था ना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोगों की क्या तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी, चलिए। ठीक, अब हमारे भी जो भारत में राजनीतिक जो संघर्ष हुए, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसको भी देखते हैं। तो भारतीय सैनिक विदेशों में लोकतंत्र और फासीवाद के खिलाफ क्या तो लड़ रहे थे, ये आपको याद रखना है ना। इसमें तो वैश्विक मंच में, साथ ही युद्ध में शामिल होने का विरोध गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा किया गया। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, इसमें क्या हो तो याद रखिएगा, युद्ध में शामिल होने का विरोध जो है गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा किया गया, क्योंकि उस समय याद रखिएगा भारत जो है ना, ब्रिटेन का क्या तो गुलाम था। तो ठीक है, ब्रिटेन क्या है, युद्ध में भारतीयों को बिना उनकी इजाजत के, बिना पूछे क्या तो युद्ध में झोंक दिया था, है ना। और जिसके विरोध में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जापानी सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, है ना, ये ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश उस समय भारत में शासन करते थे, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जापान की जो, ठीक है, जापान की सहायता से क्या तो आजाद हिंद फौज का इनके द्वारा गठन किया। साथ ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई क्या हो गई, इस दौरान तेज हो गई, है ना। और उसके फलस्वरूप आपको देखने को मिलता है कि 1947 में क्या तो आजादी मिल जाती है। ठीक है, और युद्ध के जो वैश्विक परिणाम आए उसके बारे में देखते हैं। और युद्ध का अंत होता है कब, 1945 में चालू हुआ, 1939 में। याद रखिएगा, यूरोप, है ना, जैसे ही युद्ध का अंत होता है, जो यूरोपीय साम्राज्य है इसका क्या तो पतन होने आपको देखने को दिखाई मिलता है, क्योंकि यार युद्ध के कारण, है ना, युद्ध के कारण जो यूरोपीय साम्राज्य है कमजोर पड़ जाते हैं और उनका क्या होता है, धीरे धीरे अंत होना चालू हो जाता है। भारत 1947 में श्रीलंका, बर्मा और अफ्रीका देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बर्मा और अफ्रीका देशों की जो स्वतंत्रता है ना, पहले वो भी क्या तो याद रखिए, वहां भी अंग्रेजों को शासन था, ब्रिटेन वालों को शासन था।
तो जैसे ही क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, भारत के साथ श्रीलंका, बर्मा और अफ्रीकी देश भी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। साथ ही शक्ति संतुलन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन और फ्रांस जो है क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ दो नई महाशक्तियों के रूप में क्या होते हैं, उभरते हैं, है ना। यही होता है, युद्ध में जो जीतता है वो क्या होता है, बड़ी शक्तियों की तरफ से उभरता है, और जो हारता है ना, वो क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ। और शीत युद्ध में देखेंगे, विश्व की दो विचारधाराओं में विभाजन हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है। भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या तो स्थापना की। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताना। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, जबकि यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। अगला, राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। राष्ट्र संघ के पास अपनी शांति सेना का प्रावधान था, जो यूएनओ के पास नहीं है। यही आपका क्या है, असत्य होगा, है ना। यूएनओ के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जबकि राष्ट्र संघ में ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं था। ठीक है। तो यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति और भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का बिना किसी शर्त के पूर्ण समर्थन किया। गलत बात है ना, ये ऐसा नहीं किया गया था। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना की योगदान दिया, सही बात है। युद्ध के दौरान संसाधनों के दोहन के कारण 1943 से भयानक बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी क्या है, केवल सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो ठीक है दोस्त, ये ऑप्शन बी क्या है आपका, सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।